Hello everyone, my name is Sargun Singh. I hope all of you are doing great. और आज हम हमारे हॉर्नबिल के सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर को एनालाइज करेंगे, इसके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे नजर डालेंगे और इसे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद अ स्माइल. तो फ्रेंड्स, अगर हम इस चैप्टर की थीम के बारे में बात करें तो ये चैप्टर टुगेदरनेस, करेज और ब्रेवरी के बारे में है. इस चैप्टर में हमें फैमिली की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है और हम देखते हैं कि कैसे हमारे अपनों का साथ हमें इमेंस करेज और ब्रेवरी देता है. इस चैप्टर को गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने लिखा है. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. जुलाई 1976 में ऑथर, उनकी वाइफ मैरी, उनकी बेटी सुजन और उनका बेटा जोनाथन एक राउंड द वर्ल्ड सी वॉयज पे निकलते हैं कैप्टन जेम्स कुक की राउंड द वर्ल्ड वॉयज को डुप्लीकेट करने, जो उन्होंने 200 इयर्स पहले की थी. ऑथर एक 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है और उसकी वाइफ मैरी और उसने बहुत टाइम से इस सी वॉयज का सपना देखा होता है. वो दोनों बहुत सालों से अपने लेजर टाइम में ब्रिटिश वाटर्स में अपनी सी फियरिंग स्किल्स को रिफाइन करने में लगा देते हैं. अब यहाँ पे ऑथर ने एक फ्रेज यूज किया है, हॉर्निंग आवर सी फियरिंग स्किल्स, जिसका मतलब है सी फियरिंग स्किल्स को एनहांस करना और शार्पन करना, यानी कि सी में बेटर होते जाना. उनकी बोट वेव वॉकर 23 मीटर्स लॉन्ग थी और 30 टन हैवी थी, जो कि प्रोफेशनली बिल्ड थी. उन्होंने उसे काफी ज्यादा टफ वेदर्स में और कंडीशंस में टेस्ट किया था. उनकी जर्नी जो 3 इयर्स की थी और 1,05,000 किलोमीटर्स की थी, उसका जो फर्स्ट लेग था वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन, वो बहुत प्लेजेंटली अच्छे से बीत गया. इसके बाद ईस्ट की तरफ जाते हुए उन्होंने 2 क्रूमैन लिए, यानी कि 2 हेल्पर्स लिए शिप पे. उनमें से एक था अमेरिकन लैरी विगली और दूसरा था स्विस हर्ब सिगलर. अब यहाँ पर अमेरिकन और स्विस उन दोनों की नेशनैलिटी बताता है और ये टर्मिनोलॉजी अक्सर सी रिलेटेड या वोएज रिलेटेड नॉवेल्स और स्टोरीज में हमें देखने को मिलेगी. और अब वो सदर्न इंडियन ओशन की तरफ बढ़े, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट और रफेस्ट सी था. उनके केप टाउन के सेकेंड डे में बहुत हैवी, बहुत स्ट्रॉन्ग गेल्स चलने लगी और ऑथर कहते हैं कि उन गेल्स ने मुझे परेशान नहीं किया, पर जो वेव्स थी, उन वेव्स की हाइट जो 15 मीटर्स थी, एज टॉल एज देयर मेन मास्ट, वो ऑथर को तंग कर रही थी. अब मास्ट एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है शिप का, कुछ ऐसा. 25 दिसंबर को, यानी कि क्रिसमस के दिन, वो लोग 3,500 किलोमीटर्स दूर जा चुके थे केप टाउन से और वेदर वैसा का वैसा ही था. पर फिर भी वेदर ने उन्हें एक अच्छी क्रिसमस ईव हॉलिडे मनाने से नहीं रोका. उन लोग ने क्रिसमस मनाई, पर जो न्यू ईयर था वो कोई बेटरमेंट नहीं लाया. वेदर चेंज हुआ, पर और खराब होने के लिए. 2 जनवरी को ऑथर बताते हैं कि वेव्स काफी डेंजरस थी, काफी बड़ी थी और उनकी शिप का स्टॉर्म जैब लगा हुआ था. अब यार, होता क्या है कि जो ये शिप होती है ना, इसमें डिफरेंट वेदर्स में अलग अलग चीजें लगानी पड़ती हैं अपनी स्पीड और डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए. अब ऑथर कहते हैं कि इसके बावजूद हमारी जो स्पीड थी 8 नॉट्स की, वो रही. अब जैसे जैसे उनकी शिप हर वेव के ऊपर चढ़ती जा रही थी, तो वो देखते थे कि बहुत बड़ा सी सामने है. उन लोगों ने जो स्टॉर्म जैब था वो निकालकर एक मूरिंग डाल दिया पानी में, ताकि जो स्पीड है शिप की थोड़ी कम हो जाए. अब ये मूरिंग बेसिकली एक एंकर की तरह होता है, कुछ ऐसे. उसके बाद उन लोगों ने सारी चीज़ों को डबल लैश कर लिया और सारी ड्रिल्स को अपने बचाव के लिए, अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आए, रिवाइज कर लिया. जो पहला इंडिकेशन था इम्पेंडिंग डिजास्टर का, वो शाम को 6 बजे आया एक ऑमनियस साइलेंस के साथ. यहां पर ऑमनियस का मतलब है एक बहुत ही अनप्लेजेंट साइलेंस. अब कुछ देर बाद जो विंड थी वो ड्रॉप हो गई
और एक रोर के साथ ऑथर ने देखा कि एक बहुत बड़ा ग्रे क्लाउड उनकी तरफ आ रहा है। बेसिकली वो एक क्लाउड नहीं था, वो एक वेव थी। वो परफेक्टली वर्टिकल थी। अब उस रोर ने एक थंडर का फॉर्म ले लिया जब वो वेव आकर उनकी शिप से टकराई, उनकी शिप की स्टर्न से टकराई। ऑथर को लगा वो उस वेव को ओवरकम करके आगे बढ़ जाएंगे, पर उस वेव ने पूरे डेक को शुक कर दिया। एक हार्श करंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ने पूरे डेक को ओवरकम कर लिया और उसकी वजह से ऑथर का सिर व्हील पे जाकर लगा। ऑथर बोट से नीचे गिर गए, यानी कि अपनी प्लेस से जहां वो खड़े होकर व्हील को स्टीयर कर रहे थे उससे नीचे गिर गए और अनकॉन्शियस हो गए। अनएक्सपेक्टेडली उनका हेड वाटर से बाहर आया और उन्होंने देखा कि वेव वॉकर कैप्साइज होने वाली है और उसका जो मास्ट है वो नियरली हॉरिजॉन्टल हो चुका है। उसके बाद एक वेव ने वेव वॉकर को खड़ा कर दिया, पर ऑथर को वेव्स एक रैग डॉल की तरह इधर से उधर मारे जा रही थी। उनकी रिब्स टूट गईं, उनके माउथ में ब्लड था और ब्रोकन टीथ थे। फिर भी उन्होंने किसी तरह व्हील को पकड़ा और नेक्स्ट वेव का वेट किया। ऑथर कहते हैं कि वाटर वाटर एवरीवेयर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज का, उनकी पोयम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का। उन्हें लगा कि शिप के नीचे भी वाटर कलेक्ट हो गया होगा, पर उन्होंने व्हील को अबंडन करके वो देखना गलत समझा। अचानक से फ्रंट हैच से मैरी निकल के आई और उसने कहा कि नीचे डेक्स में पूरा पानी भर चुका है और वो सब स्मैश हो चुके हैं, वी आर सिंकिंग। उन्होंने कहा मैरी से कि टेक द व्हील और वो खुद नीचे चले गए। उन्होंने देखा कि लैरी और हर्ब पागलों की तरह पंपिंग कर रहे हैं, यानी कि पानी बाहर निकाल रहे हैं। जगह जगह क्रेजी एंगल्स पे टिम्बर्स थे, यानी कि टूटी लकड़ियां थी और जो स्टारबोर्ड साइड थी शिप की वो अंदर की तरफ धंस गई थी। क्लोथ्स, चार्ट्स, टॉयज, टिन्स सब कुछ डीप वाटर में सबमर्ज्ड थे। ऑथर हाफ स्विम कर और आधा क्रॉल कर बच्चों के कैबिन तक गए और पूछा कि सब सही है ना। उन्होंने जवाब दिया कि सब ठीक है, बस स्यू का सिर थोड़ा सा दर्द हो रहा है। उसने देखा कि स्यू के सिर पर चोट लगी हुई थी, पर उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था इन सब के बारे में सोचने का। ऑथर ने एक हैमर, कुछ स्क्रूज और कैनवस लिया। उन्होंने देखा कि जो स्टारबोर्ड साइड है वो बुरी तरीके से टूटी हुई है और हर आती वेव के साथ वो लोग अंदर पानी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ रिपेयर्स नहीं हुए तो वो श्योरली सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ऑथर ने किसी तरह वहां रिपेयर्स किए और उस वाटरप्रूफ कैनवस को होल्स पर लगा दिया। अब वहां से बहुत कम पानी आ रहा था। ऑथर कहते हैं कि और प्रॉब्लम्स तब अराइज हुई जब उनका हैंड पंप नीचे पड़े गार्बेज की वजह से चलना बंद कर गया और उनका इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया। यहां पर ऑथर ने उस छोटे मोटे लिटर गार्बेज के लिए वर्ड यूज किया है, डेब्रिस। ऑथर ने वापस डेक पर जाकर देखा कि उनके जो दो सेपरेट पंप्स थे वो नीचे पानी में गिर चुके हैं और नीचे गिरने के लिए वर्ड यूज हुआ है फेल ओवरबोर्ड, यानी कि बोट से नीचे गिर चुके हैं और उसी के साथ उनका फोरस्टे सेल, जिग, डिंगीज और मेन एंकर भी पानी में गिर चुका है। तभी ऑथर को ध्यान आया कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम के नीचे और थैंकफुली वो चल गया और ऑथर ने उसे पाइप से कनेक्ट कर दिया। वो नाइट बड़ी बुरी तरीके से पंप करते हुए, स्टीयर करते हुए और रेडियो पे काम करते हुए निकली। ऑथर कहते हैं कि उन्हें रेडियो का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, जो कि बहुत कैजुअल था उस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में। यहां पर ऑथर ने एक वर्ड यूज किया है मेडे कॉल्स, जिसका मतलब है डिस्ट्रेस कॉल्स मेड टू सिग्नल लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। ऑथर कहते हैं कि स्यू का हेड अलार्मिंगली स्वॉलन हो गया था और उसने एक कट दिखाया अपने आर्म पर और ऑथर ने उससे पूछा कि तुमने अपनी इंजरीज के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो स्यू ने रिप्लाई किया कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी तब जब आप हम सब की लाइफ बचा रहे थे। 3 जनवरी की मॉर्निंग तक इतना पानी बाहर पंप हो गया था कि वो 2-2 घंटे के रेस्ट ले सके रोटेशंस में। ऑथर ने सोचा कि नीचे ज़रूर कोई ना कोई लीकेज अभी भी है
और वो नीचे गए तो उन्होंने देखा कि पूरी स्टारबोर्ड साइड सिर्फ कुछ कार्डबोर्ड से सेपरेटेड है और नीचे का पूरा स्ट्रक्चर टूट चुका है। वेव वॉकर 15 आवर्स सरवाइव कर चुकी थी उस वेव को हिट करने के बाद, पर ऑथर ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं जा सकती थी। ऑथर ने मैप्स खोले और कैलकुलेट किया कि 2 छोटे आइलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया की जर्नी तक। उनमें से एक आइले एम्स्टर्डम एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। ऑथर ने कहा उनके पास यही मौका था सरवाइव करने का। अब ऑथर ने यहाँ एक फ्रेज यूज किया है, पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन, जिसका मतलब है कि उन 2 छोटे छोटे आइलैंड्स की इनसिग्निफिकेंस उस इतने बड़े ओशन में। उस वेव ने उनके ऑक्सिलरी इंजन को खत्म कर दिया था और उनके पास सिर्फ सेल थी जिसमें विंड की हेल्प चाहिए होती है उन आइलैंड्स तक पहुंचने के लिए। 4 जनवरी को 36 आवर्स लगातार पानी बाहर पंप करने के बाद उनका जो पानी था वो फ्यू सेंटीमीटर्स रह गया और अब सिर्फ उन्हें जो नया पानी अंदर आ रहा था उसे बाहर निकालना था। ऑथर ने कहा कि वो जो मेन मास्ट था उसे नहीं लगा सकते थे क्योंकि उसकी वजह से हल का जो मेन सेक्शन था वो गिर जाता। ऑथर ने एक स्टॉर्म जिब लगा दी और वो उस आइलैंड्स की तरफ चल पड़ी। मैरी ने कुछ पोर्क ढूंढ लिया और बिस्किट्स भी, और उन्होंने 2 दिन में अपनी पहली मील खाई। शाम को 4 बजे फिर से वेदर खराब होना शुरू हो गया और जो विंड थी वो 40 नॉट्स पर आवर की स्पीड से चलने लगी। उन्होंने कहा कि अगले दिन 5 जनवरी तक सिचुएशन और खराब हो गई और वेदर और डेस्परेट हो गया। जब ऑथर बच्चों को कंफर्ट करने गए तो जॉन ने उनसे पूछा कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई, और ऑथर उसे समझाने लगे कि हम बच जाएंगे। जॉन ने कहा कि डैडी आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल डाई टुगेदर, यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई। ऑथर के पास कुछ वर्ड्स नहीं थे रिप्लाई करने के लिए, पर वो उस कैबिन से डिटरमाइंड गए सी से फाइट करने के लिए। ऑथर ने कहा कि जो डैमेज्ड स्टारबोर्ड साइड थी उसे बचाना था, तो उन्होंने अनडैमेज्ड साइड को आगे कर दिया अपकमिंग वेव्स के और एक इम्प्रोवाइज्ड एंकर बनाया नायलॉन रोप से और 22 लीटर्स पैराफिन प्लास्टिक बैरल्स से। उस शाम ऑथर और मैरी हाथ पकड़कर साथ बैठे क्योंकि जो ब्रोकन प्लैंक्स थे शिप के वो और पानी अंदर लाए जा रहे थे और उन दोनों को लगा कि अब उनका एंड नियर है। अगले दिन 6 जनवरी को उनकी वेव वॉकर उस स्टॉर्म से बाहर निकल गई और ऑथर जल्दी से नीचे चार्ट रूम में चले गए विंड, ड्रिफ्ट और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए उन आइलैंड्स तक पहुंचने के लिए। अब जब ऑथर सोच ही रहे थे तो सियो उनके पास आई और उन्हें एक कार्ड दिया। सियो की आईज और छोटी हो चुकी थी और उनका हेड बुरी तरीके से स्वॉलन था। उस कार्ड के फ्रंट पे मैरी का कार्टून बना था और लिखा था कि इन कुछ लोगों ने मुझे बहुत हंसाया, क्या इन्होंने आपको भी हंसाया? ओह, हाउ आई लव यू बोथ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑथर ने अपनी कैलकुलेशंस चेक और रीचेक करी। उनके पास एक स्पेयर कंपास था जो मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए करेक्ट नहीं हुआ था। उन्होंने वेस्टर्न करंट्स को भी ध्यान में रखा जो इस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में चलते थे। 2 बजे के करीब ऑथर ने लैरी को बोला कि अपने स्टीयरिंग को 185 डिग्रीज पे टर्न कर दे और अगर वो लकी रहे तो वो 5 बजे तक आइलैंड पे पहुंच जाएंगे और नीचे डेक पे जाके वो सो गए। ऑथर 6 o'clock उठे और उन्होंने बाहर बहुत डार्क देखा तो उन्हें लगा कि उन्होंने श्योरली वो आइलैंड मिस कर दिया है और उनके पास जितनी अमाउंट ऑफ सेल बची थी वो फिर से वेस्टर्न विंड में फंस सकते हैं। उसी मोमेंट एक टाउजल्ड हेड आया जॉन का और उसने कहा डैड कैन आई हैव अ हग, और सी उसके पीछे ही थी। अब यहाँ पर ऑथर ने एक फ्रेज यूज किया है टाउजल्ड हेड, जिसका मतलब है कि अनटाइडी हेड। ऑथर ने पूछा कि व्हाई आई एम गेटिंग हग्स नाउ, तो जॉन ने कहा बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन दिस वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, ऑथर ने कहा। और तभी स्यू ने कहा व्हाई, यू मस्ट बी, यू फाउंड द आइलैंड, इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। वो दोनों चिल्लाए as big as a battleship, Isle Amsterdam
एक ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक था कुछ वेजिटेशन के साथ। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। ऐसा ऑथर ने इसलिए कहा क्योंकि वो उसके लिए एक लाइफ सेविंग आइलैंड था। उस रात उन्होंने ऑफशोर एंकर किया और अगले दिन सुबह सारे 26 इनहैबिटेंट्स ने उस आइलैंड के उन्हें चीयरफुली ऑफशोर आने में हेल्प की। अपने पैरों के नीचे फिर से जमीन देखकर ऑथर को लैरी और हर्बी की याद आई, जिन्होंने उस टफ टाइम में इतने ऑप्टिमिस्टिकली काम किया। मैरी की याद आई, जिसने इतने करेज से व्हील लिया सारे क्रूशियल टाइम में। उस 7 years old डॉटर की याद आई, जिसने अपने हेड की बिल्कुल परवाह नहीं की, जो बुरी तरीके से इंजर्ड था और उसे 6 माइनर ऑपरेशंस लगे ठीक होने में। और उसके 6 years old सन के बारे में, जो बिल्कुल नहीं डर रहा था मरने से। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सच अ ब्यूटीफुल ऑडियंस। और इसी तरह के वीडियोस मैं लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, and if you have any suggestions you can write down in the comment section below.